जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। आज का जो टॉपिक है वो IS-16 का सेकंड पार्ट है। पिछले सेशन में हमने डिस्कशन की थी रिगार्डिंग रिकग्निशन क्राइटेरिया, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, कास्ट को कैसे डिटरमिन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में डिस्कशन की थी। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है डिस्पोजल ऑफ एसेट कि हम अगर अपने एसेट को डिस्पोज करते हैं तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और रीवैल्यूएशन मॉडल पे आज बात की जाएगी, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो IS-16 की हैं उन पे बात की जाएगी। तो ये तीन चीज़ें आज की जो है एजेंडा में शामिल हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। जी, तो एज यूजुअल ये लेक्चर जो है ये स्टूडेंट्स में सीए का पेपर जो FAR1 है, सॉरी CAF1 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उनके लिए है। CAF5 FAR1 उन स्टूडेंट्स के लिए है। ICMAP का जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर स्टडी कर रहे हैं उनके रेलिवेंट है। ACC का पेपर F3 जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं या F7 जो स्टडी कर रहे हैं उनके रेलिवेंट है। और इसके अलावा सीमा की सर्टिफिकेशन या किसी भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या MCOM, MBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BCOM के जो स्टूडेंट्स, BBA के जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर स्टडी कर रहे हैं उनके रेलिवेंट है। ये जो प्रोफेशनल्स अपना IFRS के रेलिवेंट नॉलेज जो है रिफ्रेश करना चाहते हैं उनके लिए है। जी, तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि डिस्पोजल क्या है। अच्छा जी, जब भी हम अपना कोई एसेट सेल करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उस पे हमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उस सेल पे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो एंट्रीज पास करते हैं, जो अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड में हम चेंजेस लेके आते हैं, उसके लिए हम डिस्पोजल की टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या करना होता है, उस एसेट को डी रिकग्नाइज करना होता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, क्योंकि वो अभी कैरिंग वैल्यू पे है। तो उसको हमने उसका एसेट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों चीज़ों को डी रिकग्नाइज करना है अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। जी, तो पहले मैं एक बात करता हूं रूल ऑफ थंब की, एक शॉर्टकट, क्योंकि ये गेन और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, और साथ में हम डी रिकग्नाइज भी कर लेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से उस एसेट को। तो सिंपल सा फार्मूला है कि हमने डिस्पोजल प्रोसीड्स जितनी अमाउंट में उस एसेट को बेचा उसको कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर डिस्पोजल प्रोसीड्स कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो हमारा गेन है, प्रॉफिट है डिस्पोजल पे। ठीक है, लेट्स अज्यूम एक एसेट की कैरिंग वैल्यू है 80,000। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कास्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस जो है वो हमारी कैरिंग वैल्यू। लेट्स अज्यूम इस एसेट की कास्ट 100,000 थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 थी, तो कैरिंग वैल्यू 80,000 है। अब ये सेल प्रोसीड्स, ये सेल हुआ एसेट हमारा 90,000 में, तो जो डिफरेंस है दोनों का, सेल प्रोसीड्स ज्यादा है, ये डिफरेंस गेन आएगा कितने का, 10,000 का। हमारा गेन कितना है, 10,000, जो कि डिफरेंस है इन दो अमाउंट्स का। जी, अब सेकंड केस क्या है कि अगर हमारी डिस्पोजल प्रोसीड्स जो है वो कैरिंग वैल्यू से कम है तो डिफरेंस क्या होगा, लॉस। लेट्स अज्यूम कैरिंग वैल्यू 80,000 ही है और जो सेल प्रोसीड्स हैं वो हमारी
60,000 की है। तो इन दोनों का डिफरेंस, अब सेल प्रोसीड्स कम है कैरिंग वैल्यू से, तो डिफरेंस 20,000 का हमारा लॉस हो गया। अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज हैं तो आप इस वे में, बेटर वे में बड़ी जल्दी से गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। ये जितनी भी वर्किंग की है इसके पीछे एक जर्नल एंट्रीज है कैलकुलेट करने के लिए, वो ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कास्ट के अकाउंट को क्लोज करेंगे डिस्पोजल अकाउंट के अगेंस्ट। कास्ट के अकाउंट को क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे अगेंस्ट, क्लोज करेंगे अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट। अब इससे क्या होगा कि एसेट की कास्ट जो है वो डी रिकग्नाइज हो जाएगी और डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पे जहां से हम कैलकुलेट करेंगे गेन या लॉस। वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और पीपीई कास्ट अकाउंट क्रेडिट। फिर दूसरा हमने क्योंकि डी रिकग्नाइज करनी है उसके रेलिवेंट जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो हम क्लोज करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर हमने सेल प्रोसीड्स डिस्पोजल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। सेल प्रोसीड्स को रिकॉर्ड कहां पे करना है, डिस्पोजल अकाउंट में। अब वो कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, कैश या बैंक डेबिट अगर कैश ट्रांजैक्शन है, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो रिसीवेबल डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डिस्पोजल अकाउंट का अगर टी अकाउंट बनाए, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और सेल प्रोसीड्स भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, और कास्ट जो है वो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी। उसके बाद क्लोज करेंगे डिस्पोजल अकाउंट को अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, इस पे एक मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा। कुछ नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और कुछ रियल अकाउंट्स होते हैं। जो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। कौन कौन से, इनकम्स के और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, और वो कहाँ पे क्लोज होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, या जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो ये डिस्पोजल भी एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इस पे हमने ये अकाउंट किस लिए बनाते हैं, टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट। अब अगर तो क्रेडिट साइड डिस्पोजल अकाउंट की जो है वो बड़ी है डेबिट साइड से, सॉरी देयर इज अ टाइपो मिस्टेक, तो हम क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, और ये गेन होगा, देयर इज अ प्रॉफिट और गेन। तो हम क्लोज किसको करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट को अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट, और अगर डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड ग्रेटर है किससे, डेबिट साइड से, तो देयर इज अ गेन। और अगर आपकी क्रेडिट साइड लेस है डेबिट साइड से, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो डिफरेंस है वो लॉस होगा, और एंट्री हमारी पास होगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। अब ये तो सेपरेट हमने कितनी एंट्रीज पास की, 4। 3 पहली कौन सी, कास्ट अकाउंट को डिस्पोजल अकाउंट के अगेंस्ट क्लोज किया, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डिस्पोजल अकाउंट के अगेंस्ट क्लोज किया, फिर सेल प्रोसीड्स को रिकॉर्ड किया, और चौथी बैलेंस करने की एंट्री है। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो लॉस है। और इस सारे काम को हम उस शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एक हम कंपोजिट जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपोजिट जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं एसेट को डिस्पोज करने की।
वो क्या, डेबिट कैश बैंक अकाउंट, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। डेबिट हम या इनकम स्टेटमेंट को करेंगे या क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट कास्ट अकाउंट को करेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर जो है बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसको इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट कर देंगे कि डेबिट साइड हमारी क्या है, जो है वो ज्यादा होगी अगर क्रेडिट साइड से। तो ये हम बैलेंसिंग फिगर लेंगे डेबिट या क्रेडिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। अगेन डेबिट अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो इस तरह ये हम कंपोजिट एंट्री भी डाल सकते हैं डिस्पोजल की। तो इन एंट्रीज के रिजल्ट में डिस्पोजल अकाउंट कुछ इस तरह बन जाएगा। पीपीई कास्ट अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा, सेल प्रोसीड्स क्रेडिट साइड पे आएगी, और फिर बैलेंसिंग फिगर डेबिट या क्रेडिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट का आ जाएगा। तो इस तरह डिस्पोजल का अकाउंट बन जाएगा, और ये नॉमिनल अकाउंट है। एट द एंड हमने इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हैं उसके अगेंस्ट क्लोज कर दिया और इस अकाउंट को खत्म कर दिया। ये जस्ट किसके लिए हमने अकाउंट ओपन किया, गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए डिस्पोजल पे। जी अब ये क्वेश्चन है, हम इस पे बात करते हैं। एक नॉन करंट एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 96,000 और ये परचेज किया 1 जून ईयर 1 को। इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल है और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 16,000, और इसका जो डेप्रिसिएशन मेथड है कैलकुलेट करने का वो स्ट्रेट लाइन है। एसेट जो है ये सेल कर दिया गया 1 सितंबर ऑफ ईयर 3 को 68,000 का। कोई डिस्पोजल कास्ट नहीं है, अगर कोई डिस्पोजल कास्ट होगी तो वो हम सेल प्रोसीड्स में से डिडक्ट कर लेंगे। अब कंपनी पॉलिसी जो क्या है वो चार्ज करना है डेप्रिसिएशन मंथली बेसिस पे। तो और फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, उसने कहा कि प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट। अब पहली एंट्री तो कॉस्ट कितनी थी 96,000 की, हमने एंट्री पास कर दी, कॉस्ट अकाउंट को क्लोज कर दिया। एंट्री क्या पास की, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीपीई कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 96,000 से। अब दूसरी एंट्री हमने करनी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तीसरी एंट्री हमने करनी थी कैश डेबिट टू डिस्पोजल क्रेडिट। अब पहली एंट्री की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, नोट कर दी। तीसरी एंट्री की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सेल प्रोसीड्स बताई हुई है 68,000 से डेबिट कर दिया। अब चौथी एंट्री हमने बैलेंसिंग फिगर की कैलकुलेट करनी थी, और उससे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फिगर कैलकुलेट करना है। तो ईयर 1 की जो डेप्रिसिएशन बनी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। फिर उसको हमने
टाइम अपर्शन करना है टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। अब ईयर 1 के डेप्रिसिएबल अमाउंट है हमारे 96,000 माइनस 16,000 इक्वल्स टू 80,000। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 80,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यूजफुल लाइफ हमारी कितनी है 5 साल। मेथड स्ट्रेट लाइन है। पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 डिवाइडेड बाय 5 16,000 आ जाएगी। लेकिन हमने ये एसेट खरीदा 1 जून को, तो 1 जून से 31 दिसंबर तक 7 माह बनते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाय 12 से, तो डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स 7 इक्वल्स टू 9333। अब ये 2 की डेप्रिसिएशन 80,000 डिवाइडेड बाय 5, कोई टाइम ऑपरेशन नहीं करना क्योंकि तीसरे साल में जाके ये बिका 16,000। ईयर 3 की 80,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 16,000 टाइम्स। अब ये 1 सितंबर को सेल किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 8 माह हमारे पास रहा, तो 8 बाय 12 16,000 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10,667 प्लस 16,000 प्लस 9333, तो ये 36,000 की अभी तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। अब इसकी एंट्री पास की 36,000। अब हमने डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। अब इसकी डेबिट साइड पे कास्ट अकाउंट आ गया, 96,000 अमाउंट आ गई। क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया और अमाउंट आ गई 36,000। फिर कैश 68,000। अब हम देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 68 प्लस 36 ये बना 104, तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है 104,000। अब बैलेंसिंग फिगर के तौर पे जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड पे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर गेन का आएगा। उसकी एंट्री हमने पास की अपोजिट इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, और डिफरेंस है 104 माइनस 96 इक्वल टू 8,000। अब ये क्या है, गेन है। अब इसकी जर्नल एंट्री पास की डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, टू इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट 8,000 विद गेन। ये बैलेंसिंग एंट्री चौथी बनी। तो इस तरह हमने डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। देखिए अब वो रूल ऑफ थंब लगाते हैं। अब इसकी कैरिंग वैल्यू जिस डे को हमने बेचा कितनी आई, 96,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 60,000। और सेल प्रोसीड्स कितनी है, 68,000। तो जब सेल प्रोसीड्स कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगी तो डिफरेंस क्या होगा,
गेन होगा, ये गेन आ गया। ये हम इस रूल ऑफ थंब से, इस शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्पोजल अकाउंट बना के भी हमने यही कैलकुलेट किया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि डिस्पोजल अकाउंट बनाए, तो इसलिए हमने बना दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी डिस्पोजल के हवाले से, और इस तरह हमने डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाया, और इस तरह हमने गेन या लॉस कैलकुलेट किया जी। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है रीवैल्यूएशन मॉडल की। अब देखें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अब रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि हम एसेट को कैरी किस पे करते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट पे, जो कि फेयर वैल्यू होती है डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे, माइनस उसके बाद की सब्सिक्वेंट कोई डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट हो तो हम उसको माइनस कर देंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल हम कब अप्लाई करेंगे, जब हम फेयर वैल्यू जो है उसको रिलायबली मेजर या कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने एक आइटम को रीवैल्यू किया तो उसकी पूरी क्लास जो है, फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी को, एक प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करना चाहते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज को आपने रीवैल्यू करना है। उस क्लास की जितने भी एसेट्स होंगे सबको रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत हमने लेके चलना है। अब रीवैल्यूएशन मॉडल में हमने क्या करना है, एक तो रीवैल्यूएशन हमने रेगुलरली करते रहना है, ताकि कभी भी एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो उसकी फेयर वैल्यू से मटेरियली डिफर ना करे, डज नॉट डिफर मटेरियली फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू एट द रिपोर्टिंग डेट और बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, इसलिए हमें रेगुलर रीवैल्यूएशन करते रहना चाहिए जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक ये है कि अगर एक एसेट पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया है तो उसकी क्लास के जितने भी एसेट्स हैं सब पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है। दूसरा, हमने रीवैल्यूएशन को रेगुलरली कंडक्ट करते रहना है। अब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल की वजह से वैल्यू में इंक्रीज आता है तो वो थ्रू रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट कर देंगे। एक स्टैंडर्ड कहता है, एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर पहले कभी डीवैल्यूएशन हुई थी, इंपेयरमेंट, जो कि IAS 36 में हम कभी डिस्कस करेंगे, तो वो अगर एक्सपेंस के तौर पे चार्ज की है तो उतनी अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बाकी जो है वो क्रेडिट कहां पे करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो हम क्रेडिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को। और अगर डिक्रीज होता है रीवैल्यूएशन की वजह से उसको हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन पहले अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस पे क्रेडिट बैलेंस है तो उस अमाउंट, उस फिगर तक हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर देंगे, फिर रिमेनिंग जो फिगर होगा वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस चार्ज कर देंगे जी। अब जब हम रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करेंगे, सेल करेंगे, पहले एसेट पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर दिया, बाद में लेट्स अज्यूम किसी स्टेज पे हमने उसको सेल कर दिया, तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली किसको, रिटेन्ड अर्निंग्स को, या उसको हम रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर ही रहने देंगे और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स हम नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है। तो आप दोनों रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी रख सकते हैं और रिटेन अर्निंग्स को ट्रांसफर भी कर सकते हैं जी। तो ये तो थी कि अगर पॉजिटिव रिवैल्यूएशन होती है, जो कि आज हम केस डिस्कस करेंगे, वो पॉजिटिव रिवैल्यूएशन का ही करेंगे,
क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस को, अनलेस के पहले डिवैल्यूएशन हुई थी, इंपेयरमेंट हुई थी और हमने P&L को चार्ज की थी एज ए एक्सपेंस, तो उतनी अमाउंट क्रेडिट करेंगे P&L को एज ए इनकम और रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जाएंगे। और अगर कल को इंपेयरमेंट होती है तो पहले क्रेडिट करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, सॉरी, रिवैल्यूएशन रिजर्व को अप टू द अमाउंट जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व पे क्रेडिट पड़ा होगा, और फिर रिमेनिंग डेबिट किसको कर देंगे? एक्सपेंस करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे जी। तो रिवैल्यूएशन मॉडल की जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करेंगे, जो आज हमारी डिस्कशन होगी, तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट या रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट भी इसी को बोलते हैं। एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को कंपेयर करेंगे एसेट की कॉस्ट के साथ। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो डिफरेंस के साथ एंट्री पास करेंगे पीपीई कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि एसेट की कैरिंग वैल्यू को का और फेयर वैल्यू का डिफरेंस क्रेडिट होगा। जब फेयर वैल्यू पॉजिटिव रिवैल्यूएशन कब होगी? जब फेयर वैल्यू ज्यादा होगी कैरिंग वैल्यू से, तो उसका डिफरेंस कहां किसको क्रेडिट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व को। इन दो जर्नल एंट्रीज का ये इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि कैरिंग वैल्यू से फेयर वैल्यू ज्यादा हो लेकिन कास्ट से फेयर वैल्यू कम हो, तो उस केस में डिफरेंस के साथ हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व या जिसको सरप्लस भी बोलते हैं डेबिट टू पीपीई कास्ट अकाउंटिंग। अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या आएगा कि कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू को डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व को जी। तो इससे फॉर्मेट क्या जनरेट होगा रिवैल्यूएशन मॉडल में? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट का पीपी कास्ट डेबिट साइड पे आ जाएगा, पीपी कास्ट क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन। और फिर बैलेंस कैरी डाउन हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करेंगे, जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जी। अब अगर एक एसेट को आपने रीवैल्यू कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट, जितनी अब जो नई अमाउंट आई रीवैल्यूएशन करने के बाद, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जी। अब ये क्वेश्चन है, हम इसकी डिस्कशन करते हैं। मिस्टर जवाद commenced बिजनेस ऑन 1 जनवरी 20x1 को। वो काम क्या करता था? कार हायरिंग डीलर के तौर पे काम करता था। उसने एक प्रेमिसेस परचेज की जिसकी टोटल कास्ट कितनी थी? 50,000 की, और इसके दो प्रोपोर्शन थे, लैंड 20,000 और बिल्डिंग 30,000 का। ये क्यों बाइफरकेट किया? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि लैंड जो है ये इसकी इनडेफिनिट लाइफ होती है और ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है। बिल्डिंग डेप्रिसिएट करेंगे और ये बिल्डिंग जो है इट वुड बी डेप्रिसिएटेड। बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगी स्ट्रेट लाइन मेथड पे और विदाउट एनी रेजिडुअल वैल्यू ओवर 30 इयर्स। 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स 1 जनवरी 20x6 को जवाद डिसाइड्स दैट his building premises are now worth rupees 150,000। अब फेयर वैल्यू कितनी आ गई? 150,000 पूरे प्रेमिसेस का। उसमें से लैंड 75,000 किया और बिल्डिंग 75,000 किया। अब उसने कहा क्या कि प्रिपेयर द लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट एट 31 दिसंबर 20x6। अब रिवैल्यूएशन किस डेट को हुई है? 1 जनवरी 20x6 को। पहला है हमारे पास कास्ट अकाउंट। अब ये 1 दिसंबर 20x6 की मैं बात कर रहा हूं।
हमारे पास इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जितनी कास्ट थी, कितनी कास्ट है टोटल 50,000 की। अब बात कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की। अब देखें, हमने सिर्फ बिल्डिंग वाले पोर्शन को जो है डेप्रिसिएट करना है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 30 टाइम्स 5, 5 साल गुजर गए। बाय 30 करने से डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 1 साल की आ जाएगी। एक्यूमुलेट कैलकुलेट करने के लिए 5 साल की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 साल लाइफ गुजर गई है। तो ये 5,000 का फिगर आ गया। तो इस पे 20x6 के फर्स्ट दिसंबर को जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया वो 5,000। जी, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, पहली जर्नल एंट्री क्या करनी है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट या रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। तो हमने एंट्री पास की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये किस डेट को होगी, 1 जनवरी 20x6 को, जिस डेट को रिवैल्यूएशन हुई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, में जस्ट उनके एब्रीविएशन लिख रहा हूं, क्रेडिट 5,000 और 5,000। अब हमारे पास ये रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट आ गया। 20x6 के फर्स्ट ये 1 जैन का स्टार्ट ऑफ द ईयर की डेट होनी चाहिए। 1 जैन को हमने एंट्री पास की। अब इस एंट्री की पोस्टिंग कर लेंगे। एंट्री क्या पास की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20x6 1 जैन को एंट्री पास हुई अपोजिट रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट और अमाउंट 5,000। ठीक हो गया। अब इसका अपोजिट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। अब उसके बाद हमने कंपेयर किया। देखें, टोटल कास्ट कितनी थी 50,000 की, और अब फेयर वैल्यू कितनी है 150,000 को। ये भी 1 जनवरी को हमने एंट्री पास की और डिफरेंस के साथ एंट्री क्या पास हुई, कास्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अब कास्ट 50,000 की थी और इस वक्त फेयर वैल्यू 1.5 लाख की है। 150,000 150,000। तो sorry, there is a mistake. डिफरेंस जो था 50 और 150, 100,000 कि ये जर्नल एंट्री पास हो गई। अब इसकी जब पोस्टिंग की तो कास्ट की डेबिट साइड पे 100,000 अपोजिट रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ये भी 1 जनवरी को एंट्री हुई। और इधर क्रेडिट साइड पे हमने पोस्टिंग की अपोजिट कास्ट अकाउंट 100,000। अब देखो, जिस डेट को हमने एसेट को रीवैल्यू किया
उस डेट को हमारी कैरिंग वैल्यू थी 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। अब इसका और फेयर वैल्यू जो कि 150,000 थी, इन दोनों का डिफरेंस क्रेडिट होना था रिवैल्यूएशन रिजर्व को। तो वो देख लें कितना बनता है, 1,05,000, उतने का ही हमने क्रेडिट कर दिया। अब जी ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज तो पास होगी। अब हमने एसेट को बाद में डेप्रिसिएट किया। अब उसका फार्मूला क्या है कि रिवैल्यूड अमाउंट वो कितनी है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। टोटल लाइफ कितनी थी, 30 इयर्स, और इसके रिवैल्यूएशन की वजह से कोई टोटल लाइफ में चेंज नहीं आया, तो 5 साल गुजर गए थे, तो बाकी कितनी है, 25। तो 150,000 divided by 25 is equal to 6,000। अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 6,000 आया और डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे 6,000। हमें कहा क्या गया कि हमने सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, तो उसकी क्रेडिट साइड पे ये 31 दिसंबर को एंट्री पास करेंगे। अपोजिट डेप्रिसिएशन कितना, फिगर आया, सॉरी अगेन देयर इज अ मिस्टेक। वो मिस्टेक हमने क्या की कि हमने सारे पे नहीं, क्योंकि लैंड तो नॉन डेप्रिसिएबल है, सिर्फ बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी। तो वो डेप्रिसिएशन हमारी आई 75,000 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 आई। अब हमने लास्ट डे को 31 दिसंबर को इस अकाउंट को जब बैलेंस किया, तो क्रेडिट साइड 8,000 है और डेबिट साइड हमारी जो है वो 5,000, तो बैलेंसिंग फिगर 3,000 का बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है जी। अब कास्ट अकाउंट का 20x6 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन आया 1,50,000, 1,50,000 और बैलेंसिंग फिगर भी 1,50,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व का जब हमने टोटल किया तो क्रेडिट साइड बड़ी है 105,000, 105,000 और इधर 20x6 31 दिसंबर बैलेंस कैरी डाउन 105,000। लो जी। अब इस वजह से अगर हम अपने एक्सट्रैक्ट्स बनाए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, अगर हम अपने एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 as on 31st December 20x6, non-current assets PPE कैरिंग वैल्यू पे। अब कैरिंग वैल्यू कितनी है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस 3000 है और कॉस्ट 1,50,000 है। तो 150,000 minus 3,000 is equal to 147,000। और इक्विटी सेक्शन में रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, हाँ एक और बात, इधर ये बैलेंस करने से पहले एक बात मैं स्किप कर गया, वो क्या है, स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो तो जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की रिवैल्यूड अमाउंट पे, ये 3,000 की है, तो रूटीन से पहले पर ईयर कितनी आ रही थी, 1,000। जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है उसको जरूर ट्रांसफर करो रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में। तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी टू ट्रांसफर द एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू द रिवैल्यूएशन जो हुई, वो क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट। 2,000 से जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, क्योंकि रूटीन में कितनी होनी थी 1,000, अब ये 2,000 की तो यहां पे ये 2,000 का फिगर आ गया अपोजिट रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। अब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास आएगा 103,000। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो अकाउंट है ये इक्विटी सेक्शन में 103,000 से शो होगा, और रिटेन अर्निंग्स का बाकी सारे जितने भी फिगर्स आएंगे वो कैलकुलेट करके वो भी इक्विटी सेक्शन में होगा। ये एक्सट्रैक्ट मैंने आपको इसलिए समझाया, और वो सॉरी पहले मैं स्किप कर गया था, एंट्री किसके लिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो रिवैल्यूएशन की वजह से हुई उससे वो एंट्री पास होगी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग्स। अब ये एक्सट्रैक्ट जाके मुकम्मल हो गया हमारे पास। जी अब हम बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो हम सबसे पहले तो हर पीपीई की क्लास जो है उसकी कैरिंग वैल्यू कैसे मेजर की, उसकी बेस क्या थी ये बताएंगे, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज किया वो बताएंगे, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट के हवाले से बताएंगे, ग्रास कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कैरिंग अमाउंट की स्टार्ट और एंड पे, जिसमें एडिशन हुआ है, एसेट का डिस्पोजल हुआ है, एक्विजिशन कहीं से की है थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, रिवैल्यूएशन की, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हुई, ये कहाँ पे देखेंगे IAS 36 में। डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट हुई, अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में एसेट्स परचेज किए थे तो ट्रांजैक्शन पे जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस आया वो, या कोई और मूवमेंट है जो स्टार्ट और एंड पे कैरिंग वैल्यू है, उसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना के हम शो करेंगे। वो कहाँ पे, डिस्क्लोजर्स में। इसके अलावा डिस्क्लोजर में अगर हमने एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट पे शो किया हुआ है, रिवैल्यूएशन मॉडल में शो किया हुआ है, तो कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताएंगे। कब से रिवैल्यूएशन स्टार्ट की, क्या जो फेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो जिस वैल्यूअर ने वो डिटरमिन की थी, क्या वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था या नहीं, ये बताना है। और हर एसेट की क्लास, उसकी कैरिंग वैल्यू वो भी बताएंगे, और जो प्रीवियसली कॉस्ट मॉडल पे थे उनकी कैरिंग वैल्यू वो भी बताएंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस के बारे में बताएंगे, और अगर कोई रिस्ट्रिक्टिव कविनेंट्स है, एसेट अगर हमने मॉर्टगेज किया हुआ है तो उसके बारे में भी, अगर कोई एसेट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो भी हम बताएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स में बताएंगे।
जी, अब एक और क्वेश्चन है कि लाहौर मोटर्स लिमिटेड लीजेस सेकंड हैंड जर्मन स्पोर्ट्स कार्स, जनरली अ स्टैंडर्ड मॉडल। इट स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2012। एक कंपनी है, उसका नाम है लाहौर मोटर्स लिमिटेड। वो सेकंड हैंड स्पोर्ट कार्स को जो है वो लीज करती है। अब उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2012 को, और डेप्रिसिएट करने के लिए उसने डिसाइड किया वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेगा और 25% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अब 2012 से लेके, सॉरी ये 2014 होना है जहां पे, 2012 से लेके 2014 तक ये ट्रांजैक्शंस कुछ हुई। 2012 में उसने एक्वायर किया 20 पोर्श 924 टर्बोस कार। अब ये उस कार का नाम है, पोर्श कंपनी है, 924 टर्बोस। उसके 20 आइटम्स उसने एक्वायर किए और हर आइटम की कॉस्ट है 18.6 मिलियन ईच। अब ये एक्वायर किए तो उसी डेट को उसने एंट्री क्या पास की, पीपीई कास्ट डेबिट टू कैश क्रेडिट। अब 18.6 टाइम्स 20 तो 372 मिलियन, और अगर थाउजेंड्स में फिगर लें तो 372,000 की अमाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुई। मैं अभी सिर्फ परचेजिंग के हवाले से एंट्रीज डाल रहा हूं। फिर 2012 में हमने परचेज की 6 पोर्श कार्स और इनकी टोटल कास्ट 108.6 मिलियन है। पहले में इंडिविजुअल की बताई हुई थी, यहां पे टोटल बताई हुई है। इसकी भी एंट्री बनी, पीपीई कास्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इस ट्रांजैक्शन में की रिकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो 108 600,000 108 600,000 हो गए। ठीक है। अब उसके बाद पहली जो है परचेज जो 2012 में की, तो 2012 के एंड पे इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली। अब यहां पे मंथली बेसिस नहीं बताई हुई, तो इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन फुल ईयर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक है जी, हम क्या काम करेंगे, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन फुल डेप्रिसिएशन। जी, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 2012 की, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन पूरे साल की डेप्रिसिएशन है और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो पहले साल की 3,72,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.25, 93,000 की डेप्रिसिएशन बनी ईयर 1 की। अब ये कैसे कैलकुलेट की, 372,000 टाइम्स 25%। अब ये 2012 की आ गई। 2013 में इन पे हमने पिछले एसेट पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और जो नया 1,06,000 का खरीदा उस पे भी करनी है, और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है
तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब 372 वो और 1,08,600 प्लस 3,72,000, अब 4,80,600 टाइम्स 25%, 1,20,150, 1,20,150, 1,20,150 कैलकुलेट हो गई जी। तो ये पहले साल की और दूसरे साल की जो परचेज हुई उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। 2014 में हमने ट्रेड इन किया of the cars acquired in 2012, two of the cars, दो कारें जो 2012 में खरीदी थी उनको हमने ट्रेड इन किया और अलाउंस रिसीव किया 9 मिलियन ईच। अब ये पार्ट एक्सचेंज हुई, पुरानी कारें दे के नई कारें ली। अब इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि पुरानी कारों को डिस्पोजल कंसीडर करें और नई कारों को परचेजेस कंसीडर करें। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अब हमारे से उसने अकाउंट कौन कौन से पूछे, व्हीकल अकाउंट पूछा, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट। अब ईयर 3 में जो कि हमारा 2014 है, हमने सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है और फिर नई परचेज की एंट्री भी पास करनी है। डिस्पोजल में हम क्या करेंगे, हमने पुराने एसेट बेच दिए। अब हर एक की कास्ट कितनी थी, 18,600, तो कास्ट को पहले क्लोज करेंगे। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीपीई कास्ट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीपीई कास्ट अकाउंट क्रेडिट। अब जरा देखें 18,600 में सारे फिगर्स जो थाउजेंड्स में लिख रहा हूं टाइम्स 2, 37,200 से फिर इनकी एंट्री पास करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू accumulated depreciation account debit to disposal account credit। अब इन दोनों की accumulated depreciation देखें, 37,500 टाइम्स 0.25, एक साल की बन गई और 2 साल की डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी ली हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 18,750 37,200 टाइम्स 0.25 टाइम्स 2, 18,000, सॉरी फिगर तो इसे कैलकुलेट हो रहा है, अरेज कर दो। 37,200 टाइम्स 0.25, एक साल की टाइम्स 2, 18,600 के। अब इसकी सेल प्रोसीड्स कितने की है, 9 मिलियन की। हर एक कितने में बेचा, 9 मिलियन में।
अब हम उसकी एंट्री आसानी के लिए ये कर लेते हैं कि कैश हमारे पास आया टू डिस्पोजल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 18,000 से। अब ये एंट्रीज पास 3 डिस्पोजल की हो गई। अब हमने चौथी डिस्पोजल की। ये 2014 की एंट्रीज हैं गेन या लॉस के लिए। अब देखें क्रेडिट साइड पे 18,601 हो गया, प्लस 18,001 हो गया, 36,600, और डेबिट साइड पे है 37,200, तो 600 का लॉस हुआ। देखिए क्यों? कैरिंग वैल्यू आई हमारे पास 37,200 माइनस 18,600 इक्वल्स टू 18,600, और सेल प्रोसीड्स हैं हमारे पास 18,000 की, तो 600 का लॉस हो गया। एंट्री बनी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल क्रेडिट, 600 की 600 की। अब नया एसेट हमने खरीदा, हर एक की वैल्यू कितनी है? 19,800। 19,800 टाइम्स टू 2 खरीदे तो 39,600 का एसेट खरीदे, तो पीपीई कास्ट डेबिट टू कैश क्रेडिट 39,600। अब देखें हम एक और काम भी इसका कर सकते हैं, इसकी एक और वे में भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। यहां पे कैश को कितने 18 से डेबिट किया और डिस्पोजल को क्रेडिट किया, यहां पे कैश को 39,600 से क्रेडिट किया। हम पीपीई को कास्ट को डेबिट कर देंगे 39,600 से इन 2 एंट्रीज के लिए। ये वाली जो 2 एंट्रीज है इनकी कंपोजिट एंट्री भी बना सकते हैं। टू डिस्पोजल क्रेडिट $18,000 से, टू कैश क्रेडिट, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 18,000 21,600, तो हमने नेट कैश कितना दिया? 21,600 इस एक्सचेंज में जी। अब ये एंट्री होने के बाद हमने तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो एसेट्स थे उनकी कॉस्ट कितनी थी? 3,72,000 प्लस 1,08,600। अब इसमें से कास्ट जो एसेट हमने सेल कर दिया उसकी डी रिकॉग्नाइज कर दी 37,200, और जो नया एसेट खरीदा उसको हम ऐड कर देंगे 39,600, क्योंकि इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन पूरे साल की डेप्रिसिएशन और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। तो हमने 2014 की एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 4,83,000 टाइम्स 25%, तो 1,20,750 की एंट्री हो गई। अब हम इनको पोस्ट कर लेंगे टी अकाउंट्स में। पहला क्या करेंगे? व्हीकल अकाउंट, पहली एंट्री जनवरी 2012 की हुई,
2012 में हुई, हमने खरीदा अपोजिट कैश अकाउंट किया, कितनी अमाउंट से? 3,72,000 से डेबिट साइड पे आ गया। अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे 2012 के एंड पे बैलेंस कैरी डाउन हो गया, क्लोज कर दिए इस अकाउंट को। 3,72,000, 3,72,000 और 3,72,000 का फिगर आ गया। अब 2013 के फर्स्ट डेट को बैलेंस पर राइट डाउन ये फिगर आ जाएगा 3,72,000। अब देखें, फिर हमने 1,08,000 का खरीदा अपोजिट कैश अकाउंट, 1,08,000 का। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 108 प्लस 372 4,80,000 का फिगर आ गया। टोटल कर दिए 4,80,000। अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया 4,80,000। ठीक है। अब ये 2014 की फर्स्ट डेट को बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया। अब एक डिस्पोजल हुई हमारी, दूसरी एडिशन हुई। मैं पुराने वाली कंपोजिट पे नहीं जा रहा, डिस्पोजल हमने की 37,200 की, तो ये 37,200 का आ गया फिगर क्रेडिट साइड पे। और फिर अपोजिट कैश हमने परचेज की, कितनी अमाउंट से? जो नया एसेट खरीदा 39,600 से, 39,600 से परचेज किया। अब 480 जमा 39.6 5,19,600 टोटल आ गया। इसमें से डिस्पोजल का फिगर माइनस कर देंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया -37.2, तो 482,400 जी। तो ये हमारा वेहिकल का अकाउंट बन गया। अब हम अकाउंट बना लेते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो 2012 के एंड पे अपोजिट डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे पास फिगर आया 93,000 का। अपोजिट डेप्रिसिएशन अकाउंट 93,000, टोटल कर लिया 93,000। तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया 93,000 लास्ट डे ऑफ 2012 को। फिर 2013 के स्टार्ट पे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, वैल्यूएशन अकाउंट है 3,000। अब डेप्रिसिएशन 2013 की हमने रिकॉर्ड की, तो 2013 की अगर डेप्रिसिएशन देखें तो वो हमारी 1,20,150 की बने, 1,20,150। अब 2013 के एंड पे बैलेंस कैरी डाउन इन दोनों का टोटल कर दिया 93 प्लस 120.150, 2,13,150। कीप इन माइंड के सारे फिगर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं। 2,13,150। अब ये 2014 के स्टार्ट पे
बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1 जनवरी को 2,13,150। अब 2014 में हमारी एक एंट्री हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे अपोजिट डिस्पोजल आ गया। अमाउंट है 18,600 और दूसरा फिर डेप्रिसिएशन का फिगर आ गया जो हमने कैलकुलेट की 1,20,750। 1,20,750 अब टोटल किया तो ये आ गया 3,33,900। अब इसमें से डिस्पोजल का फिगर माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,15,300 बैलेंस कैरी डाउन जो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। हमने 3 साल की पोस्टिंग कर ली जी। तो अब हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ गया। पहले साल की 93,000 अपोजिट ये 2012 आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 93,000। अब इसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर देंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। अपोजिट इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल किया और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया। 2013 में फिर इसकी एंट्री पास करेंगे जितनी डेप्रिसिएशन थी 1,20,150 की। अपोजिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,150। अब 2013 में भी अगेन इसको इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्लोज कर देंगे। $1,20,150। फिर तीसरे साल में भी 1,20,750 का डेप्रिसिएशन का फिगर क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया 2014 में। अपोजिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,750 और 2014 के एंड पे अगेंस्ट इनकम स्टेटमेंट इसको क्लोज कर दिया 1,20,750 जी। ये टोटल आ गया 1,20,750 1,20,750। अब हमारा चौथा अकाउंट रह गया डिस्पोजल का अकाउंट जो कि 2014 में बनेगा क्योंकि पहले डिस्पोजल हुई नहीं। अपोजिट कास्ट आई दो एसेट की कितनी थी 37,200 37,200। फिर अपोजिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया जो कि 18,600 की है। और फिर सेल प्रोसीड्स थी 18,000 की।
अपोजिट कैश 18,000 और फिर इनकम स्टेटमेंट में हमने लॉस शो किया था बैलेंसिंग फिगर 37,200 37,200 और ये 600 का बैलेंसिंग फिगर आ गया था। लो जी, हमारे चारों टी अकाउंट्स बन गए हर साल के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो मैं अगेन आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगा कि जिसने जर्नल एंट्रीज ठीक पास की उसके लिए टी अकाउंट्स बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं जी। तो ये थी आज की डिस्कशन IAS 16 के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आज हमने IAS 16 का टॉपिक ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़ के साथ, प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ मेरे YouTube चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।